अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट अ गुड रिसर्च इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन हम साइनॉप्सिस का भी कह सकते हैं और मैन्युस्क्रिप्ट का भी, क्योंकि अगर हमने साइनॉप्सिस में अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ना तो हम एज इट इज़ मैन्युस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना होता है, उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन जो होता है ना, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है साइनॉप्सिस का या मैन्युस्क्रिप्ट का, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि आपका टॉपिक है क्या। अगर आपने अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन अच्छा करा दिया है ना, वो टेंशन सीकिंग है, अट्रैक्टिव है, तो पब्लिशर्स का खुद ही दिल करेगा कि वो पब्लिश करे इस आर्टिकल को, या जो लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं उनका भी दिल करेगा कि वो आर्टिकल पढ़ें। तो उसमें कुछ कन्विंसिंग बातें होनी चाहिए। एक तो सबसे पहली बात कि आर्टिकल का जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही आसान होना चाहिए। मतलब इस तरह की मुश्किल टर्मिनोलॉजी नहीं होनी चाहिए कि कोई बंदा पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसे समझ ही नहीं आ रही। और दूसरा, मैं मेन आउटलेट लाइन का बताती हूँ। सबसे पहले ना आपने एक बिगर पिक्चर से स्टार्ट करना होता है। लिटरेचर रिव्यूज़ का मतलब कि उसका रेफरेंसेस देने होते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी क्या रिसर्च हो चुकी है। फिर आपने उसके रैशनैले का बताना होता है, और जो आपका पर्पस ऑफ स्टडी है वो बताना होता है। जैसे कि मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो इंट्रोडक्शन के 3 पैराग्राफ होते हैं मेनली। पहले में आपने अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन कराना होता है, बताना होता है कि है क्या हमारा टॉपिक, और लाइक अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन है तो आपने उसे डिफ़ाइन करना है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है, उसे आई कैचिंग बताना है ताकि लोग पढ़ें उसे। फिर आपका जो सेकंड पैराग्राफ होता है ना, आपने उस पर इंटरनेशनल एंड नेशनल जो रिसर्चेस हो चुकी होती हैं उसके बारे में रेफरेंसेस देने होते हैं कि फ़लाँ जगह रिसर्च हुई थी, उन्होंने ये चीज़ें देखी थी, उसका ये रिज़ल्ट निकला था, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। फिर आपने रैशनैले बताना है। रैशनैले भी मैं सेपरेट वीडियो में बता चुकी हूँ कि वो क्या होता है और उसको कैसे लिखते हैं। तो आपने अपने रैशनैले में बताना होता है कि हमारी स्टडी का पर्पस क्या है, हमारी स्टडी से कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होगा, और हम रिसर्च ये करना क्यों चाह रहे हैं। क्योंकि आपने बताना होता है ना कि अगर ऑलरेडी रिसर्चेस हो चुकी हैं इस पर, तो आपका रिसर्च करने का क्या पर्पस है। तो आपने ये सब कुछ बताना होता है इंट्रोडक्शन में। तो ये जो हम ऊपर से मतलब कि एक बिगर पिक्चर से स्टार्ट करके नैरो डाउन कर रहे हैं, अपने मकसद की बात पे आ रहे हैं, इसको फनल क्राइटेरिया ऑफ इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। कि हम जनरल स्टेटमेंट से लिमिटिंग लिंक ढूंढते हैं, फिर स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड एज फनल क्राइटेरिया ऑफ इंट्रोडक्शन राइटिंग। अच्छा, अब ये रैशनैले के बारे में बताया हुआ है कि इसमें आपने बताना है कि हम अपनी जो रिसर्च कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं, और हमने अपने जो रिसर्च का रैशनैले होता है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना होता है, और इस पर अपनी इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च बतानी होती है, ताकि और बताना होता है कि हम ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं, इससे क्या सोल्यूशन मिलेगा या कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होगा। ये बहुत ही आई कैचिंग होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। फिर रिसर्च गैप क्या होता है? कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी इनोवेशन कि वो पिछली रिसर्चेज में जो चीज़ें हुई हैं उसमें वो चीज़ डिस्कवर नहीं हुई, लेकिन वो आप करना चाह रहे हो। लाइक आपने कोई रिसर्च की है, पहले जो रिसर्चेज हुई हैं उसमें उन्होंने सारी चीज़ें देख ली हैं लेकिन रिस्क फैक्टर्स नहीं देखे, या रिस्क फैक्टर्स देखे उसमें एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो आपको लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, लेकिन उन्होंने अपनी रिसर्च में नहीं देखा हुआ। तो आप इस रिसर्च गैप के क्वेश्चन में लिखोगे, ये रैशनैले में ही लिखना होता है, बताना होता है कि फ़लाँ जगह ये रिसर्च हुई है, उसमें उन्होंने ये चीज़ें देखी हैं लेकिन ये चीज़ नहीं देखी हुई, हम ये चीज़ देखना चाहते हैं। और 6 टिप्स होते हैं रिसर्च गैप डिफ़ाइन करने के। ये ऐसे वैसे फजूल ही है। एक तो आपने जो पब्लिश्ड आर्टिकल्स होते हैं उनको देखना होता है, लिटरेचर रिव्यू करना होता है। लिटरेचर रिव्यू से ही आपको पता चलता है ऑलरेडी कौन सी रिसर्चेस हो चुकी हैं, उसमें क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि जो आप आर्टिकल जिस पे रिसर्च कर रहे हो उस पर कितनी रिसर्चेस हुई हैं, क्या क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। और जो आपका सुपरवाइज़र है आप उससे हेल्प ले सकते हो, डिजिटल टूल्स या साइटेशंस यूज़ कर सकते हो। अभी तो चैट जीपीटी आ गया, आप वहाँ पे देख सकते हो सब कुछ। वेबसाइट्स जो हैं डिफरेंट जर्नल्स की वो देख सकते हो। जैसे अगर आप पीजीएमएस में पब्लिश कराना चाहते हो अपना आर्टिकल, या आप तो फिर आप वो उसकी वेबसाइट्स खोल के ना वहाँ से आइडियाज़ ले सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी किन किन टॉपिक पे रिसर्च हुई है, आप उनके आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। आपके माइंड में जो सवाल आ रहे हैं आप उनको एक जगह लिख सकते हो,
और फिर उन सारे सवालात के आंसर ढूंढ सकते हो। तो इस तरह आप रिसर्च के आप देख सकते हो। अब मेन बात जो साइटेशन की कि हमने रेफरेंसेस देने होते हैं। रेफरेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल वैंकूवर स्टाइल में देने होते हैं। जो भी चीज़ आप लिख रहे हो ना, इवन जो इंट्रोडक्शन भी लिख रहे हो ना, आपने उसका रेफरेंस देना है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली, किस आर्टिकल से आप उठा रहे हो, और रेफरेंसेस देने होते हैं। लेकिन जो इंट्रोडक्शन या रेफरेंसेस या जो भी आप लिटरेचर का दे रहे हो ना, वो आपने एज इट इज़ लिख नहीं देना होता, आपने उसको पैराफ्रेज करना होता है। पैराफ्रेज कर लो, रीफ्रेज कर लो। आप बेशक किसी आर्टिकल से उठा रहे हो, लेकिन आपने एज इट इज़ नहीं लिखना, उसको चेंज करना है। ये मैं एक वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ, और उसके लिए आप पैराफ्रेजिंग टूल यूज़ कर सकते हो। और फिर लास्ट पे हमारे पास आ जाता है लेंथ। तो ये जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसके 3 पैराग्राफ होते हैं। पहले में आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, दूसरे में आप जो ऑलरेडी रिसर्चेस हो चुकी हैं उसके बारे में बताते हो, थर्ड में आप अपना रैशनैले या पर्पस बताते हो। और जो डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं ना, उन्होंने लिमिट रखी होती है। साइनॉप्सिस की भी डिफरेंट जर्नल्स जो होते हैं उन्होंने अपनी लिमिट रखी होती है कि साइनॉप्सिस जो है वो 1000 to 1500 वर्ड्स का होना चाहिए, मैन्युस्क्रिप्ट लेट्स सपोज 2000 वर्ड्स का होना चाहिए। तो फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन का भी बताया होता है कि इंट्रोडक्शन आपका 300 वर्ड्स का होना चाहिए। तो आपने उस लिमिट को भी माइंड में रखना होता है।